हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बी एन सिंह फ्रॉम सोलर टेक्नोलॉजी। यह मेरा 5वां लेक्चर है। आज मैंने प्रयास किया है फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स को कंसेप्ट देने के बारे में मैंने प्रयास किया है कि फिजिक्स का जो कंसेप्ट है हम 10 से 12 मिनट के अंदर में हम उसका क्लियर पिक्चर आप लोगों के सामने रखते हैं कि फ़िजिक्स क्या है। बहुत से लोग उसमें अनभिज्ञ रह जाते हैं कि फिजिक्स का प्रॉब्लम बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं पढ़ते हैं, लेकिन व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स एक्चुअली है क्या चीज़। फिजिक्स जो हमारे चारों ओर जो घटनाएं हो रही हैं, प्रकृति में, बाहर में, अंदर में, मकान के अंदर में, रूम के अंदर में, वो सारी घटनाएं फिजिक्स के परिव्यू में आता है, फिजिक्स के जुरिडिक्शन में आता है। तो पहला हम शुरू करते हैं फिजिक्स का जो स्टडी है। वो आप जानते हैं कि फिजिक्स का स्टडी अभी तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। इट कंटेन्स फेनोमेना ऑफ लार्ज वेराइटीज। बहुत सी इसमें है, हवा का चलना, फ्लो ऑफ विंड्स, वाटर फॉर्मेशन, पानी वर्षा होकर पानी नीचे आना, पानी आकर फिर वेपराइज, सन के रोशनी से, सन की ऊर्जा से, सन की एनर्जी से वेपराइज होकर उसका ऊपर उठना, बादल बनना, बादल बनने के बाद फिर ठंडा होना और फिर वर्षा होना। पूरे यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वह भी एक फिजिक्स के परिव्यू में आता है। कैसे बना पूरा प्लैनेट्स, उसमें बिग बैंग थ्योरी आता है। आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसमें कि पूरा बहुत बिग विस्फोट, उसके चलते बिग बैंग थ्योरी आया और उसमें क्या पूरा जो मास जो था, जो कंपैक्ट हो गया था, वो पूरा चारों ओर छितराया। छितराने के बाद अलग अलग उसमें प्लैनेट्स बने। प्लैनेट्स बनने के बाद वेराइटीज ऑफ उसमें सिस्टम बने। उसमें सोलर सिस्टम आए, आकाश गंगा बना। इतना ही नहीं, उसमें ब्लैक होल्स बने। तो वेराइटीज ऑफ सिस्टम्स उसमें फॉर्मेशन हुआ। उसी में सन का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, हीलियम और हाइड्रोजन बना। ये दोनों का जलना हुआ, उसके चलते हीटिंग इफेक्ट हुआ। सन में आज भी हीलियम और हाइड्रोजन के जलने के चलते काफ़ी मात्रा में वहाँ से ऊर्जा हमारे पास ट्रांसफ़र होके आता है। तो जो ट्रांसफ़र होके आता है वो भी बाई रेडिएशन थ्योरी के अंदर में आता है। रेडिएशन के चलते हमारे पास पहुंचता है, क्योंकि हमसे करोड़ों मिलियन बहुत दूर है। तो हम पाते हैं कि उतना दूर से ट्रांसमिशन सब थ्योरी ऑफ रेडिएशन के चलते होता है। हमारा रेनबो का फॉर्मेशन है, आप देखते हैं आकाश में रेनबो बनता है। वह भी डिस्पर्सन ऑफ लाइट के चलते, जब पानी वर्षा होती है तो उसके जो वाटर के जो छोटे छोटे कण जो होते हैं, उन कणों के माध्यम से उसका डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसके चलते रेनबो का फॉर्मेशन होता है। हम पैदल चलते हैं, पाँव से चलते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारा नीचे का एड़ी वाला पोर्शन नीचे दाबता है, फिर आगे दाबता है, तो उसमें न्यूटन्स के थर्ड लॉ से उस ऊपर की ओर प्रेशर पड़ता है, इसलिए पैर हमारा आगे बढ़ते जाता है। हम आज मकान जो बन रहा है, टाइल्स का ज़माना है, आप टाइल्स में चलते हैं, मकान में चलते हैं, पैर स्लिप करता है। बाथरूम में जाते हैं, पैर स्लिप करता है, लोग गिर जाता है। क्यों? तो इससे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के चलते होता है। फ्रिक्शन बहुत कम हो जाने से पैर स्लिप करता है, फ्रिक्शन अधिक रहता है तो हम स्लिप नहीं करते हैं। तो इस जितने भी ये सब जो फिनोमेना है, अपने चारों ओर जो घटनाएं हो रही हैं, आप दोनों हाथ रगड़ते हैं। हाथ रगड़ने के बाद हाथ रबिंग करते हैं, उसमें हाथ गर्म होता है। देखिए हाथ गर्म होता है। दिस इज ऑल्सो द थ्योरी अंडर द फिजिक्स के थ्योरी में आता है। आदमी का फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी है, हम सांस लेते रहते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेने से फेफड़ा, हमारा लंग्स जो है फैलता है, हार्ट पर दबाव देता है। हार्ट पर जैसे दबाव पड़ता है उससे ब्लड आगे की ओर बढ़ता है, और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो सिकुड़ता है लंग्स। तो फिर सिकुड़ने के बाद उसका प्रेशर हार्ट पर प्रेशर घट जाता है। नतीजा होता है कि दूसरे साइड से ब्लड अंदर चला आता है। फिर दबाव देते हैं, फिर ब्लड आगे जाता है, फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से फिर फेफड़ा में हाई ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है, फिर बैक होता है। शुद्ध और अशुद्ध दोनों बैक होते रहता है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि हमारा जो बड़ी फंक्शंस है, हमारा शरीर जो है एक छोटा छोटा सेल से बना हुआ है। बहुत से सेल जोड़ने के बाद टिश्यू बने हैं, फिर टिश्यू सिस्टम हुआ है, टिश्यू सिस्टम के टिश्यूज बने हैं, टिश्यू सिस्टम हुआ है, ऑर्गन बना है, ऑर्गन सिस्टम हुआ है, और फिर ऑर्गन बनने के बाद हमारा बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। इस प्रकार से ये भी जो है बॉडी का फॉर्मेशन, पूरा सिस्टम एज ए होल, दिस ऑल्सो कम्स अंडर द परव्यू ऑफ फिजिक्स। हमारा कंस्टेंट से जो एनर्जी आ रहा है रेडिएशन के माध्यम से,
उसके अलावा हम कोई रबर बॉल खेलते हैं, कोई बॉल खेल रहे हैं, हम लोग किक करते हैं, दीवार से टकराता है, ज़मीन से टकराता है, फिर रिबाउंस करता है। दैट इज ऑल्सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के चलते होता है। हम उसमें टकराने के बाद इक्वली टू एवरी एक्स, आप जानते हैं उसका न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके चलते बॉल जो है काफ़ी जंप लगाता है। हम कोई भी चीज़ को सुबह उठने के बाद आँख से देखते हैं, देखने से क्या होता है कि उसकी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है और रेटिना उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजता है। अब ब्रेन तब उसको सेंस करता है और तब ब्रेन रियलाइज करता है। तो हम देख कर हमारे दिमाग में बात आती है कि नहीं, दिस वन इज द दिस ऑब्जेक्ट है, यहाँ सामने में है। हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं, उसमें करंट जाता है, करंट जाने के बाद पहले जितने भी रेजिस्टेंस वाले सब बल्ब जो आते थे उसमें I² ड्रॉप होता था, वोल्टेज ड्रॉप होता था, एंड दैट जो ड्रॉप होता था दैट इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के बाद वो लाइट एनर्जी में कन्वर्शन होता था। और तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द फिजिक्स। पंखा घुमाते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं, लाइन देते हैं, लाइन देने के बाद उसमें एक फ्लक्स डेवलप करता है, उसमें कैपेसिटर देते हैं ताकि दो भागों में दो फ्लक्स एक्ट करेगा, जिसके चलते एक रोटेटिंग टॉर्क बनता है और रोटेटिंग टॉर्क के चलते फैन का मूवमेंट होता है। हेयर को आप कॉम्ब से रगड़ते हैं, सूखा हुआ हेयर को, उसमें चार्ज होता है, उसमें कुछ पोटेंशियल डेवलप करता है, चार्ज हो जाता है। तो दैट इज ऑल्सो द फॉर्मेशन जो चार्ज उसमें डेवलप करता है, दैट इज ऑल्सो अंडर द परव्यू ऑफ फिजिक्स। आप लाइटनिंग इन द स्काई देखते हैं, आप वर्षा के समय में देखते हैं काफ़ी लाइटनिंग हो रहा है, भयानक लाइटनिंग, काफ़ी उसमें संख्या में लाइटनिंग ज़मीन पर आता है, ज़मीन पर लोग मरते हैं। पहले भी होते रहता था, लेकिन आज उसके बारे में हमें पता चला है, उसको हम लोग स्टडी किए हैं, हमारे पूर्व वैज्ञानिक लोग उसको सिस्टमेटिक स्टडी करके एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूफ किए हैं कि हमारा जो स्काई में जो लाइटनिंग होता है करीब 10,000 kV। अभी तक हमारे यहाँ जो भी पावर जनरेशन होता है आप जानते हैं कि 15 kV या 25 kV या तक 20 kV तक ही पावर जनरेट होता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको ट्रांसफार्मर के माध्यम से उसको डेवलप करके हम लोग उसको ट्रांसमिट जब करते हैं तो 133 kV, 132 kV, 220 kV और 400 kV। लेकिन जो स्काई से जो लाइटनिंग जो होता है उसका वोल्टेज 10,000 kV से शुरू होता है और 1,00,000 kV तक जाता है। इतना ह्यूज वोल्टेज जब आकाश में जब चमकता है तो हमें चमकने के थोड़ी देर बाद हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है। चूँकि साउंड का वेलोसिटी कम है, लाइट का वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा है। आपको मालूम है 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। सो 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से उसका जो स्पीड है, उसका जो वेलोसिटी है काफ़ी अधिक होता है। लेकिन जहाँ लाइटनिंग की बात आती है, वोल्टेज का जहाँ है, तो आप जानते हैं कि अर्थ एक नेगेटिव पोटेंशियल पर है, तो जहाँ लाइटनिंग होता है तो डिस्चार्ज होता है। जो लाइटनिंग का जो एरिया है, आयनोस्फीयर जो है, वहाँ जहाँ कहीं भी लाइटनिंग हो रहा है वहाँ से ज़मीन के बीच में जो एयर है, एयर का जो कॉलम है वह पंचर होकर के बिहेव जो कंडक्टर बिहेव करता है और उसके माध्यम से डिस्चार्ज होकर ज़मीन में चला जाता है। ये भी पाते हैं आप कि कहीं बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है, वहाँ हाई में ऊपर लाइटनिंग मास्क लगाया जाता है, ऊपर एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा के रखते हैं। प्लांट वगैरह जितना भी प्लांट वगैरह है सब में लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है टू प्रोटेक्ट द सिस्टम। लेकिन लाइटनिंग भी दो तरह के है, एक डायरेक्शनल होता है, एक नॉन डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल में हम लोग लाइटनिंग प्रोटेक्शन देते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर देते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जहाँ नॉन डायरेक्शनल हो कोई बचाव का कोई कारण नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत जगह गाछ पेड़ खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, उसके सर पर गिर जाता है, बगल में गाछ है, गाछ पर गिरता है, और लेकिन बगल में ऊँचा बिल्डिंग है वो बचा हुआ रह जाता है। तो नॉन डायरेक्शनल के चलते हमारा लाइटनिंग बहुत ही खतरनाक है। ये भी घटनाएं हमारे उसी जुरिडिक्शन में आते हैं, फिजिक्स में आते हैं। आप कपड़ा में आप घर में चलते हैं, कपड़ा धोते हैं वॉशिंग मशीन में डालते हैं, उसमें कपड़ा में जब पाउडर देते हैं तो इमल्सन के साथ में एक इमल्सन बनाता है पाउडर के साथ मिलकर के डस्ट, और जब घुमाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते वो बाहर निकल जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जब मशीन में जब सुखाते भी हैं तो उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल जो घूमने के बाद जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके चलते जो वाटर मॉलिक्यूल है सब बाहर निकल जाता है। भींगा हुआ कपड़ा है, आप कपड़ा झाड़ते हैं, जब कपड़ा झाड़ते हैं तो उस पर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स पड़ा हुआ है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहाँ इनर्शिया के चलते उसमें चिपका, जो इसका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जो उसमें हर वस्तु अपने पूर्वावस्था में रहना चाहती है, तो चाहता है कि हम डस्ट जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उस पर चिपका रहे हैं। लेकिन जब झाड़ते हैं उसको झटका जब देते हैं, इन दैट वेरी केस वो मोमेंट इसके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के चलते बाहर निकल जाता है, और निकलने के चलते बाहर गिर जाता है, तो हमारा कपड़ा
झाड़ने पर उसके पानी बाहर निकल जाते हैं। उसी प्रकार से और देखिए, पहले भी बहुत ज़माना पहले भी न्यूटन से ने देखा था। न्यूटन ने देखा कि सर पे सेब गिरा। न्यूटन के पहले क्या किसी ने नहीं देखा था? बहुत लोगों ने देखा था। हमारे यहाँ बच्चे लोग ढेला मारकर आम को गिराते हैं, आम तोड़ते हैं, सब तो नीचे ही आता है। आज से नहीं, अब न्यूटन के जन्म से बहुत पहले से ही ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने सब सोचा कि गिरता है तो गिरता है, सबको नीचे आता है, लेकिन किसी ने नियम का प्रतिपादन नहीं किया। लेकिन न्यूटन उसको टेकअप किए और उसको प्रतिपादन किए कि ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ सब वस्तुएं जब पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, इसलिए ज़मीन पर आकर गिर जाता है। तो इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल इन द स्काई, ऊपर में इन द यूनिवर्स, फ्लोटिंग ऑफ बोट, सीप वाटर, पानी आप लोहा डालते हैं पानी में डूब जाता है, लेकिन उसी को जब बड़ा बनाते हैं तो पानी में नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूबता है? आर्किमिडीज के सिद्ध बहुत पहले से ही बनते आ रहा है। आर्किमिडीज के जन्म से बहुत पहले से ही नाव में और सीप बनते आ रहा है। बहुत लोगों ने जो आविष्कार किया, पृथ्वी गोल है, बहुत पहले की ये सब सारी घटनाएँ हैं। लेकिन जो थ्योरी दिया आर्किमिडीज ने दिया कि प्रत्येक वस्तु, जितने भी वस्तु पानी में डुबाया जाता है उसके भार के बराबर पर कोई भी वस्तु अंशतः पूर्णतः जो डुबाई जाती है, तो जो डिस्प्लेस करता है वाटर को, उसके वेट जो है एक अपवर्ड थ्रस्ट लगाता है, और उसके चलते अगर उसका वेट अगर अधिक होता है पानी के जो अपर लगाया गया वेट से, तो नीचे गिर जाएगा, डूब जाएगा, अदरवाइज छहलाता रहता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के हिसाब से पानी देखिए कि छहलाता रहता है, लेकिन ये तो घटनाएं बहुत पहले से आ रही हैं, लेकिन उसको थ्योरी किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया। इसलिए उसको माना जा रहा है कि चलिए आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ऐसी घटनाएं हुई। आप घर में कुकर में खाना बनाते हैं, घर में कुकर में खाना बनता है, खाना या किचन में जो खाना बनता है, क्या होता है उसमें प्रेशर, काफ़ी बिल्डअप प्रेशर होता है, प्रेशर के चलते टेम्परेचर काफ़ी राइज करता है, और उसके चलते जल्दी सीज जाता है, खाना बहुत जल्दी सीजता है। आप और भी घटनाएं हैं, आप होटल में जाते हैं, मिठाई खाते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त पर जलेबी खाते हैं, जलेबी के अंदर में जब जलेबी बनता है तो उसके अंदर में जूस कहाँ से आता है, रस कहाँ से आता है, तो कैसे आता है? तो सिंपल है, रोज़ बना रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, सब लोग मज़ा लेके खाते हैं हम लोग, तो उसमें जो कैपिलरी एक्शन है जिसके चलते उसमें पहुंच जाता है, उसमें रस जमा होता है। कपड़ा, बाल्टी में पानी रख दीजिए, सूखा हुआ कपड़ा ऊपर रख दीजिए, कुछ कपड़ा तौलिया का कपड़ा कुछ थोड़ा बाहर लटका हुआ रहेगा, कुछ अंदर रहेगा, पानी देखिएगा, पानी धीरे 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 भीग करके कपड़ा भीगते हुए बाहर गिरना शुरू हो जाता है, जबकि पानी का लेवल कम है। फिर भी क्यों होता है? ड्यू टू कैपिलरी एक्शन के चलते होता है। हम कोयला जलाते हैं, कोयला आज से कितना हज़ारों लाखों साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले कोयला जो है ज़मीन के अंदर में या लकड़ी होगा या पत्थर होगा, वो अंडर कंप्रेस्ड, अंडर द लिमिटेड ऑक्सीजन के अंदर में जल करके कोयला बना है, उसमें कैलोरीफिक वैल्यू होता है। जब हम उसको जलाते हैं तो उससे हमें हीट एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, हीट एनर्जी मिलता है। हम लोग पावर जनरेशन के लिए क्या करते हैं? कोयला को जलाते हैं, पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके उसे हम लोग सुपर हीटेड स्टीम तक ले जाते हैं 540 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। 540 डिग्री ले जाने के बाद उसको फिर हम झाड़ते हैं, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है सब छूट जाता है। और 540 डिग्री सुपर हीटेड स्टीम बनने के बाद तब उसको ये जो स्टीम होता है, पानी और स्टीम नहीं रह करके गैस बन जाता है। ये पूरा गैस लॉ को फॉलो करता है, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, एंड बिहेव एज ए गैस। सो तब इससे हम टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन चलाने को कपल करते हैं जनरेटर से। जनरेटर में क्या करते हैं कि उसमें हम एक्साइटेशन देते हैं, और जब 3000 RPM एक्साइटेशन देते हैं, उसमें एक्साइटेशन भी देते हैं पायलट एक्साइटर से, जिसमें 2, 4, 10 वोल्ट 15 वोल्ट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है, उसको डेवलप करके 250 वोल्ट ले जाते हैं, और उसके बाद तब हम उसको कपल करते हैं जनरेटर के रोटर से। और जब रोटेट कराते हैं तब उसमें हमारा जो बिजली पैदा होती है वो मान 15 के भी, 20 के भी, और हमारे जो उसमें फ्रीक्वेंसी जो 3000 RPM पर रोटेट करते हैं, तो सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 F/P जो है, तो उसमें हमारा 3000 लाने के बाद हमारा 50 साइकिल बनता है, और हमारा जो वोल्टेज जनरेट होता है उसको हम फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, आइदर जायज पर आवर रिक्वायरमेंट्स 132 के भी, 220 के भी और 400 के भी कर उसको फिर ट्रांसफर के उसके हाई वोल्टेज इसलिए करते हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन से हम ट्रांसमिट करते हैं। हाई वोल्टेज इसलिए करते हैं कि ट्रांसमिशन लॉस हमारा कम हो। तो ये भी जितनी बिजली का पैदा होना, ट्रांसमिशन होना, वोल्टेज लाइन से जाना, सब कुछ फिजिक्स के परव्यू में ही आता है ये सब। और उसके अलावा आप आइए
जो पावर जनरेशन जो होता है वो लेंजेजला ने दिया था एक। उसके पहले चूँकि फिजिक्स में रिसर्च होते रहता है, एक थ्योरी को दूसरा थ्योरी उस पर नया नया सिस्टम से उसको प्रयास करता है कि हम इसको आगे बढ़ें, इस थ्योरी को गलत साबित करें या उसमें कुछ नया ऐड करें। तो पहले फैराडे ने दिया था E बराबर NdΦ/dt, उसमें माइनस नहीं था, लेकिन जब लेंजेज ने माइनस दिया तो -N/N/dt दिस बिकेम द फाइनल। अभी तक जो पावर जनरेशन हमारा चल रहा है, जहाँ वेयर देयर इज ए रोटेटिंग मशीन, वहाँ पर E बराबर -NdΦ/dt है, और ये जो माइनस साइन है वो काउज को अपोज करने के लिए बताता है। टीवी हम देखते हैं, घर में बैठकर आराम से टीवी देखते हैं। टीवी में देखिए आवाज़ भी आ रहा है और पिक्चर भी आता है। कैसे आता है हमारे पास? आवाज़ जो आ रहा है वो सिर्फ जहाँ से भेजा जा रहा है वहाँ उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दैट इज नोन एज, उसे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं आवाज़ और म्यूजिक को, और जहाँ पिक्चर है उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करके तब हम ट्रांसमिट करते हैं। तो हम टीवी देखते हैं। इसके अलावे टीवी के अलावे हमारे पास पहले जितना भी था फिजिक्स वो सब क्लासिकल फिजिक्स के परिधि में आ रहा था, लेकिन जब सब एक ही फिजिक्स पहले था लेकिन जब आइंस्टाइन ने, प्लैंक्स ने जब थ्योरी दिया E बराबर mc², जब इनका आइंस्टाइन साहब का जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया तब जाकर उसमें एक नया फिजिक्स का आविष्कार हुआ, क्वांटम फिजिक्स जिसे कहते हैं। और क्वांटम फिजिक्स का मतलब हुआ कि वो जो है उस फॉलो को, इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मूवमेंट है उसकी जो गति है उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था, उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे क्लासिकल फिजिक्स से, तो उसे हम नया दिया गया है, उसका नाम क्वांटम फिजिक्स है। उसके जरिए हम उसको एक्सप्लेन करते हैं और दैट इज नोन एज क्वांटम फिजिक्स। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि डे बाय डे हमारे जो भी घटनाएं हो रही हैं हमारे सामने में, घर में, बाहर में, अंदर में, सब पर हम लोग उस पर नए उस पर सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और जब वो प्रूफ हो जाता है तो जितने भी हमारे फिजिकल फंक्शंस है सबको हम उसको एडॉप्ट करते हैं, उसको वाइडली एक्सेप्ट होता है। एंड दिस ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। टिल डेट थैंक यू वेरी मच। मैंने प्रयास किया है आप लोगों के बीच एक कम समय में इसको एक्सप्लेन करने का, कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमारे चारों जो भी घटनाएं हो रही हैं सब फिजिक्स के परिधि में आता है। थैंक यू।